यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यूपीपीसीएस के यहाँ पर जो टेस्ट पेपर चल रहा था, अभी मैंने नेक्स्ट आईएएस का पेपर जो इन्होंने निकाला है, पहला पेपर निकाला है, और यहाँ से पहला पेपर मैं आपको यहाँ से करा रहा था। इसमें जो पॉलिटी का था उसमें मैंने करीब 77 क्वेश्चन पार्ट 1 में आपको करा दिए थे, ठीक है। तो पार्ट 2 यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 77 के आगे जो 78 रहेगा वहाँ से इसको कवर करेंगे, राइट। ये खत्म होने के बाद स्टार्ट करेंगे जो केजीएस का जो टेस्ट है यूपीपीसीएस का, उसमें करीब 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। वो टेस्ट मैं एक करा चुका हूँ, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो यूपीपीसीएस की। और सेकंड टेस्ट मैं आपको यहाँ से कल करूँगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं। 78 क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 78 यहाँ से लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहली बात, अधिनियम लोकपाल को कुछ सुरक्षा उपाय के तहत प्रधानमंत्री के खिलाफ शिकायतों की जांच करने के लिए पर अनुमति देता है, ठीक है। पहली बात क्या होगी? पहली बात करेक्ट है। दूसरी बात, सरकारी जो सहायता है उसमें 10 लाख रुपए तक यहाँ पर अधिक प्राप्त करने वाले जो सभी गैर सरकारी संगठन लोकपाल के दायरे में आते हैं। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो सहायता, जो सरकारी सहायता होती है इसमें 10 लाख या उससे अधिक प्राप्त करने वाले जो होते हैं गैर सरकारी संगठन लोकपाल के दायरे में आते हैं। लोकपाल का अध्यक्ष भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, ठीक है। सेकंड बात, क्योंकि लोकपाल का अध्यक्ष यहाँ पर सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना जरूरी नहीं है, राइट। ये भारत का कोई पूर्व मुख्य न्यायाधीश होता है, या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, या कोई प्रतिष्ठित ईमानदार व्यक्ति हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से ये एक बात गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना जरूरी नहीं है। लोकपाल की रिपोर्ट कार्यपालिका पर बाध्यकारी होती है। चौथी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर लोकपाल की रिपोर्ट जो होती है निष्कर्ष बाध्यकारी नहीं होता है। वे प्रकृति में अनुशंसात्मक और संबंधित सक्षम जो हमारे प्राधिकारी उसके आगे की कार्रवाई करता है। तो यहाँ से दोनों गलत होंगे। सही पूछा है तो 1, 2 ए यहाँ से 78 का करेक्ट आंसर है। 79, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के महान्यायवादी पर लागू नहीं होता है? भारत के महान्यायवादी पर लागू नहीं होगा। आंसर हो जाएगा 79 का से बी, ये पद पर रहते हुए किसी निजी कानून प्रैक्टिस नहीं कर सकता इस पर, ठीक है। तो हमारा जो भारत का अटॉर्नी जनरल होता है ये जो देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, और उसी संविधान के अनुच्छेद जो 76 है, ठीक है, उसके तहत यहाँ पर नियुक्त किया जाता है, राइट। जो हमारा अटॉर्नी जनरल होता है ये कानूनी मामलों पर जो भारत सरकार है उसको सलाह देता है, और उसकी ओर से यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय की जो उच्च न्यायालय की जो में पेश होने के लिए यहाँ पर बताता है, ठीक है। वह संसद और हमारी जो संसदीय समिति है तो उसमें कार्रवाई में भाग ले सकता है, हालांकि उसे वोटिंग का अधिकार नहीं होता है, ठीक है। याद रखना है, आंसर 79 का हमारा बी करेक्ट होगा। 80 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय और जो हमारे उच्च न्यायालय है उसके रीट के क्षेत्राधिकार के संबंध में आपको विचार करना है, ठीक है। देखते हैं इसमें। पहला, सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रीट जारी कर सकता है। पहली बात क्या होगी? 80 नंबर का पहली बात यहाँ से इसकी होगी ये करेक्ट है। दूसरा, उच्च न्यायालय कानूनी अधिकारों के उल्लंघन के लिए रिट भी जारी कर सकता है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उच्च न्यायालय जो बात होता है उल्लंघन के लिए रिट 226 के तहत यहाँ पर जारी कर सकता है, और सर्वोच्च न्यायालय पर 32 के तहत, ठीक है। तीसरी बात, उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में संकीर्ण है, ऐसा गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखो, क्योंकि यहाँ पर इस संबंध में उच्च न्यायालय के पास सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में व्यापक रिट क्षेत्राधिकार होता है, ठीक है। तो ये बात गलत होगी। ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर डी यहाँ से 80 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? राष्ट्रीय जो हमारा मानवाधिकार है एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, उसके अंतर्गत यहाँ पर नहीं आता है। आंसर हो जाएगा 81 का से ये दोषी अधिकारियों को दंडित करने के लिए यहाँ पर बाध्यकारी आदेश, ये क्या होगा? इसके अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। आंसर हमारा आंसर यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पर एनएचआरसी के पास जो बाध्यकारी दंड जारी करने की शक्ति नहीं होती है, इसकी सिफारिश प्रकृति के यहाँ पर सलाहकार होती है, और यहाँ पर सरकारी अधिकारियों के बाध्यकारी नहीं होंगी, इसलिए यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के संबंध में निम्नलिखित में से किसी धन विधेयक में शामिल नहीं किया सकता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 82 का आंसर ये जुर्माना या अन्य जो हमारे आर्थिक दंड है ये लगाना, ये हमारा क्या होगा? ये विधेयक में शामिल नहीं किया सकते हैं। तो क्या होगा? ए यहाँ से इसका 82 का करेक्ट आंसर होगा, राइट। अनुच्छेद 110 धन विधेयक को परिभाषित करता है। इसमें केवल निम्नलिखित में से संबंधित प्रावधान होने चाहिए, जैसे कि पहला, किसी कर का निरूपण या मूल्य उन्मूलन में छूट, ठीक है, परिवर्तन में अनियम विनियमन, ठीक है। सेकेंड बात, सरकार द्वारा धन उधार लेना, ठीक है। तीसरी बात, समेकित जो हमारी निधि या आकस्मिक निधि है उसकी अभिरक्षा और नियोजन करना। तो यहाँ पर ये जो हमारे 110 है उसको परिभाषित करते हैं, एक तरह से इसके प्रावधान होते हैं, ठीक है। और समेकित निधि पर लगाया गया व्यय या जो हमारा जुर्माना होता है उसमें लाइसेंस शुल्क या न्यायालय शुल्क यहाँ पर दंड विधेयक के दायरे में शामिल नहीं होता है। आंसर हमारा 82 का क्या होगा? 82 का करेक्ट आंसर ए यहाँ से सही है। 83 नंबर, अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में बताता है, इस पर विचार करना है, ठीक है। इस पर विचार करेंगे तो पहली बात यहाँ से देखते हैं,
इसमें बोला है ये स्थायी संवैधानिक निकाय है। पहली बात हमारे यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी 83 की, ठीक है। क्या होगा? पहली बात गलत है क्योंकि यहाँ पर अनुच्छेद 263 के द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद आईएससी की स्थापना का प्रावधान यहाँ पर करता है। उन्हें लगता है कि यहाँ पर ये सार्वजनिक हित में काम करेगा, ठीक है। ये एक स्थायी सामाजिक निकाय नहीं है, ये क्या है? संवैधानिक निकाय, क्योंकि आर्टिकल में आ रहा है। आर्टिकल में जो आएगा उसको संवैधानिक बोलते हैं, संवैधानिक। जो हमारा किसी अमेंडमेंट के तहत है संवैधानिक वहाँ पे देखा जाएगा वो, ठीक है। मैं आपको पहली बात ये सब बता चुका हूँ, तो पहली बात हमारी गलत हो गई। दूसरी, इसकी स्थापना सरकारी आयोग की सिफारिश के अनुसरण में की गई थी। सेकंड बात क्या होगा? सेकंड बात हमारे यहाँ से करेक्ट है क्योंकि ये एक स्थायी संवैधानिक निकाय नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक स्थापना विवेकाधीन के तहत हुआ था। और सरकारी आयोग 1983 से 1987 के बीच में पर जिसे केंद्र राज्य संबंध की समीक्षा के लिए यहाँ पर बेहतर संघीय जो समन्वय था उसकी लेकर यहाँ पर गठन किया गया था। तो पहली सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है, पहली बात गलत थी। तीसरी, ये सार्वजनिक हित में अन्य आवश्यक प्रतीत होता है। ये बोला है कि ये सार्वजनिक हित में ये आवश्यक प्रतीत होता है कि राष्ट्रपति द्वारा इसकी स्थापना की जा सकती है। तीसरी बात होगी, तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर सरकार जो हमारा सरकारी आयोग होता है इसकी सलाह के बाद ये अनुच्छेद के तहत 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का यहाँ पर गठन किया गया था। तो आंसर तीसरा भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, तो 83 का बी यहाँ से सही हो जाएगा। 84, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं होता है? आंसर हो जाएगा 84 का ए, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, ठीक है। तो अनुच्छेद हमारा जो 19 है इसके तहत कुछ यहाँ पर मौलिक अधिकार जो 359 के तहत यहाँ पर निलंबित किए जा सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये दो नहीं होंगे, 20 और 21, तो ए यहाँ से 84 का करेक्ट आंसर है। 85, संविधान के अनुच्छेद 131 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है? ठीक है, इसमें जो सही होगा हमारा 85 में, पहली बात देखते हैं। पहला है ये सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरी बात, ये भारत सरकार और एक अधिक या उससे एक अधिक राज्य के बीच यहाँ पर विवाद को निपटान करता है, ठीक है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी हमारी करेक्ट है, आर्टिकल 131 के बारे में सही बता रहा है, ठीक है। तीसरी बात, ये व्यक्ति को केंद्र और राज्य के खिलाफ रिट दायर करने की अनुमति देता है। ये हमारा स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा, ठीक है। क्या होगा? ये स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा क्योंकि यहाँ पर जो ये व्यक्तियों को याचिका द्वारा रिट दायर करने की अनुमति नहीं देता है, वह अधिकार क्षेत्र अनुच्छेद 32 और 226 के अंतर्गत आएगा। 131 में यहाँ पर नहीं है, तो गलत हो गया। आंसर करेक्ट है पूछा है तो 1 2 सही है, ए यहाँ से करेक्ट आंसर होगा 85 का। 86, संविधान की नवीन सूची के अंतर्गत यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला देखते हैं यहाँ से, पहला बोल रहा है इसे प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 के माध्यम से पेश किया गया था। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। दूसरी, इस अनुसूची के तहत कानूनों की न्यायिक समीक्षा पूरी तरह से वर्जित होती है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात हमारे यहाँ से इसकी गलत है क्योंकि प्रारंभ में इस अनुसूची के तहत रखे जो कानून थे न्यायिक समीक्षा के यहाँ पर उससे बचाया गया था, लेकिन ऐतिहासिक जो हमारा IR बनाम कोहेलवा जो केस था तमिलनाडु राज्य का 2007 का, उसके फैसले के बाद से ये बदलाव जो था चेंज हो गया था क्योंकि यहाँ पर जो नवीन सूची उसके अंतर्गत आने वाले कानून भी न्यायिक समीक्षा के अधीन देखे जाएंगे यदि वे संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं। तो इस प्रकार इस कानून के लिए न्यायिक जो प्रतिरक्षा पूर्ण नहीं होगी, तो यहाँ से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है। 86 का पूछा सही कौन सा होगा? तो ए। 87 नंबर, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। देखते हैं संसदीय प्रक्रिया और संबंध यहाँ पर विवरण, ठीक है। पहला हमारा हो जाएगा यहाँ से जो गिलोटिन हमारा एक संसदीय उपकरण को संदर्भित करता है जो सरकार के अनुदानों की मांगों पर बहस समाप्त करती है और जनरल मतदान यहाँ पर दबाव डालती है। तो यहाँ से क्या होगा? एक यहाँ से 3 स्टेटमेंट जो रहेगा ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तीसरा बोल रहा हूँ, दूसरा स्टेटमेंट शून्यकाल हमारा भारतीय संसद में एक अनौपचारिक नवाचार है, औपचारिक नहीं है, ठीक है। अनौपचारिक नवाचार है जो प्रश्नकाल के बाद आयोजित किया जाता है ताकि यहाँ पर बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल मामलों में उठाया जा सके। तो यहाँ से क्या होगा? सेकंड बात जो हमारी बी वाली है इसका हो जाएगा बी का 2 ये, ठीक है। समापन प्रस्ताव क्या होता है? समापन प्रस्ताव जो बहस का छोटा करने के लिए पर मुद्दे को मतदान करने के लिए पेश किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा? तीसरे का सी का हो जाएगा हमारा समापन प्रस्ताव 1 और चौथा स्थगन प्रस्ताव पर तत्काल मुद्दे पर समान व्यवसाय को बाधित करना। तो इस टाइप से जो हमारा आंसर हो जाएगा 87 का मैच किया मैंने, ए यहाँ से करेक्ट होगा आंसर होगा, ठीक है, याद रखना है 87 का। 88 नंबर, किसी राज्य में विधान परिषद बनाने या समाप्त करने की शक्ति किसमें निहित होती है? ये जो शक्ति निहित होती है संसद द्वारा पर साधारण बहुमत से यहाँ पर कर सकते हैं इसमें, ठीक है, पारित कर सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ हो जाएगा इसका 88 का एक करेक्ट है। 89, छठी सूची के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? छठी सूची के बारे में कौन सी बात यहाँ से सही है?
करेक्ट आंसर हो जाएगा 89 का आंसर। पहली बात ये बोला है कि ये असम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। पहली बात ऐसे गलत, क्योंकि छठी अनुसूची वर्तमान में असम, मेघालय, ठीक है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यहाँ पर मणिपुर नहीं होगा तो गलत हो गया। राज्यपाल के पास इन क्षेत्रों में संसद की किसी भी अधिनियम को संशोधित करने की शक्तियां होती हैं। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट होगी, ये बात यहाँ से सही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर किसी राज्य के राज्यपाल को पास इन आदिवासी क्षेत्रों में संसद या राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम के आवेदन करने या संशोधन करने का बहिष्कृत करने की शक्ति होती है। छठी अनुसूची का उद्देश्य होता है कि मर्द स्वायत्त जिला और क्षेत्रीय परिषद उसके माध्यम से आदिवासी स्वायत्तता को रक्षा करना और उनको सुनिश्चित करना। ओनली 2 करेक्ट है, 1 यहाँ से गलत है। पूछा क्या सही उत्तर का चयन करना है, तो 89 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन, न्यायिक समीक्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह ब्रिटिश संविधान से उधार ली गई एक विशेषता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी गलत है, क्योंकि यहाँ पर न्यायिक समीक्षा जो है एक ब्रिटिश अवधारणा नहीं है, ये यूके की संसदीय सर्वोच्चता का पालन करता है, तो गलत हो जाएगा। ये न्यायिक पालिका को असंवैधानिक कानूनों को रद्द करने का अधिकार देता है। सेकंड बात क्या होगा? सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। तीसरी बात, इसका स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 13 में उल्लेख किया गया है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात भी करेक्ट है। आंसर 2, 3 करेक्ट है। आंसर हो जाएगा 90 का बी सही बात है। 91 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 352 में कैबिनेट शब्द का उल्लेख है, ठीक है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी, बात एकदम सही बोल रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कैबिनेट शब्द की हालांकि यहाँ पर रोजमर्रा की जो राजनीतिक प्रवचन है उसमें उपयोग किया जाता है। यह पहली बार अनुच्छेद 352 में स्पष्ट रूप से दिखाई देता था, जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से संबंधित है, ठीक है। आगे अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद शब्द आता है, ये भी बात हमारी क्या है? करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है। आंसर यहाँ से होगा 91 का दोनों बातें सही है, सी। 92 अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा में निम्नलिखित कौन शामिल है, ठीक है। इसमें कौन शामिल होगा? आंसर हो जाएगा 92 का डी। इसमें शामिल होंगे एक तो संसद, राज्य विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकरण और यहाँ से जो हमारा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल है, ये सब यहाँ पर आर्टिकल 12 के तहत राज्य की परिभाषा में शामिल होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 93 नंबर। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। संविधान के लोकसभा के उपाध्यक्ष की जो चुनाव होते हैं उसकी प्रक्रिया परिभाषित नहीं करता है, राइट। तो क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है, क्या ये परिभाषित नहीं करता है, इसको सही बात बोल रहा है। दूसरी बात, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को एक पत्र प्रस्तुत करके इस्तीफा दे सकता है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी हमारे यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो उपाध्यक्ष होता है अध्यक्ष को अपना पत्र देकर इस्तीफा दे सकता है। दोनों बातें करेक्ट है 93 की। आंसर यहाँ से हो जाएगा सही पूछा है तो यहाँ से सी। 94 सहकारी समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 96 संविधान संशोधन अधिनियम ने संविधान में भाग 9B जोड़ा, ठीक है। पहला क्या होगा? 94 का यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत है, ठीक है। पहली बात यहाँ से गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से संविधान का भाग जो 9B था उसमें सहकारी समिति के संरचना का चुनाव और लेखा परीक्षा से संबंधित 97 संविधान संशोधन द्वारा पर डाला गया था, ना कि 96 संविधान संशोधन द्वारा, एक गलत हो जाएगा। दूसरी बात, सहकारी समितियाँ समवर्ती सूची के अंतर्गत एक विषय होती है, ठीक है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात हमारे यहाँ से इसकी ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर सहकारी समितियों का विषय संविधान की 7वीं सूची जो प्रविष्ट 32 है उसमें राज्य सूची के अंतर्गत सूचीबद्ध है और यहाँ पर समवर्ती सूची में नहीं होगा, तो यहाँ से समवर्ती सूची गलत हो जाएगा। तीसरा, सहकारी समितियों का गठन का अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत एक मौलिक अधिकार है। पहली बात हमारे यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर 97 संविधान संशोधन जो अधिनियम 2011 है उसमें माध्यम से सहकारी समिति के गठन का अधिकार अनुच्छेद 19(1) का सी उसके तहत यहाँ पर एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है, तो तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। तो हमारे पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा सही है, तो आंसर यहाँ से केवल 3 सी बात सही है। 95 निम्नलिखित में से कौन सा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत संसद के सदस्य की अयोग्यता के आधार नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 95 का यहाँ से बी, सरकार के अधीन यहाँ पर लाभ का पद धारण करना, ये यहाँ पर क्या होगा? अयोग्यता का आधार नहीं माना जाएगा। 96 नंबर मैच करना है, देखते हैं फिर से यहाँ पर मैचिंग को। देखो यहाँ पे बोला है सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पर मैच करना है, ठीक है। संशोधन और यहाँ पर प्रस्तुत किए गए कुछ यहाँ पर प्रावधान है, राइट। तो देखते हैं इसको। एक हमारा क्या होगा? 24वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये हो जाएगा हमारा, ये राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की जो सलाह है बदकार यहाँ पर किया गया है, तो ए का 2। बी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या कहता है? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कहता है कि जो मौलिक कर्तव्य उसको सम्मिलित किए गए थे, बी का 1। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या कहता है? ठीक है, ये कहता है कि हमारा जो
368 के तहत न्यायिक समीक्षा बहाल की जाएगी, है ना। तो यहाँ से ये हो जाएगा इसका सी, इसका 3। और डी 52वां संविधान संशोधन बोलता है कि हमारा दल बदल विरोध है, विरोधी कानून है, यहाँ पर जोड़े गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर डी का 4 हो जाएगा। तो इस टाइप से डी का 4, इस टाइप से जो आंसर हमारा हो जाएगा A2B1C3D4, राइट। तो यहाँ से जो आंसर होगा 96 का देख लेते हैं, क्या बताया मैंने, A2B1C3, A2B1C3D4, ए नंबर ये ऑप्शन है इसका, ठीक है। ये इसका करेक्ट हो गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं 97। संविधान के अनुच्छेद 50 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर बताना है कि कौन सा उद्देश्य इसका सबसे अच्छा वर्णन करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 97 के यहाँ से, ये जो वर्णन करता है, अच्छा, राज्य की सार्वजनिक सेवाओं, उसकी न्यायपालिका को यहाँ पर क्या जो कार्यपालिका है उससे अलग करना, ये यहाँ पर जो आर्टिकल 50 है उसकी एक अच्छी बात बताता है, मतलब उसका जो वर्णन करता है अच्छे तरीके से ये करेगा। 97 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अनुच्छेद 50 भारतीय संविधान का जो भाग हमारा 4 है, ठीक है, उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। यह राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका के और कार्यपालिका से अलग करने का आदेश देता है, जिसका उद्देश्य होता है कि हमारे अधीनस्थ स्तर पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करना, और यह प्रावधान हमारे न्यायिक अधिकारों पर कार्यकारी रूप से प्रभाव करने को रोकने के लिए यहाँ पर विशेष रूप से महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। तो आंसर 97 का बी करेक्ट है। 98 निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की अर्धसंघीय पर प्रकृति की विशेषता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 98 का आंसर, जो इसकी विशेषता है ये, एक तो एकल संविधान, ठीक है, राज्य परिषद में असमान प्रतिनिधित्व, ये भी हमारा हो जाएगा यहाँ से, राइट। और क्या होगा, और हो जाएगा आपका यहाँ से संविधान की सर्वोच्चता। तो तीनों बातें हमारी करेक्ट है। कौन सी, भारतीय संविधान की जो अर्धसंघीय प्रकृति की विशेषताएं, आप लिख सकते हो भारतीय संविधान की अर्धसंघीय प्रकृति की विशेषताएं, एकल संविधान, राज्य परिषद के असमान प्रतिनिधित्व और यहाँ पर संविधान की सर्वोच्चता, ऐसे करके पॉइंट बना के अपना A4 पेपर में नोट्स लिख सकते हो, ठीक है। A4 पेपर लेके, जितने पेपर मैं कराता हूँ आपको A4 पेपर लेके बैठना है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ से लिखते जाना है, ठीक है। आंसर क्या होगा, 98 का आंसर हो जाएगा सी, 1, 3, 4। दूसरा यहाँ से स्वतंत्र न्यायपालिका इसमें नहीं होगा, ठीक है। सेकंड बात यहाँ से हमारी गलत हो जाएगी, राइट। आगे देखते हैं, जो स्वतंत्र हमारी न्यायपालिका है ये समान रूप से संघवाद की एक विशेषता है, ये अर्ध जो हमारी संघवाद तक यहाँ पर सीमित नहीं है, ठीक है, याद रखना। ये भी पॉइंट आप लिख सकते हो साइड में इसको। 99 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत का संविधान नए राज्यों के निर्माण की अनुमति देता है, लेकिन नए राज्यों के नाम के परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है। पहली बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर अब अनुच्छेद हमारा जो 3 है उसके तहत संसद के पास नए राज्य के बनाने, नए राज्य की सीमाओं को बदलने और उनके राज्य बदलने, नाम बदलने को लेकर के शक्ति को यहाँ पर उदाहरणों की दिखाता है। जैसे कि यहाँ पर उड़ीसा को, यहाँ पर जो उड़ीसा था उसको ओडिशा किया गया था, मद्रास को यहाँ पर तमिलनाडु में बदला गया था। तो ये सब भी आप चेंज कर सकते हो। तो पहली बात यहाँ से बोला है नहीं कर सकते, अनुमति नहीं होती, तो गलत हो जाएगा ये। सेकंड बात, संसद राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति के किसी भी राज्य में क्षेत्र को बढ़ा या घटा सकता है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात करेक्ट है। आंसर यहाँ से केवल 2 सही है, तो बी 99 का करेक्ट आंसर है। 100 नंबर, समवर्ती सूची के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना, कौन सा सही होगा। राज्य समवर्ती सूची के विषय पर कानून बना सकते हैं, लेकिन संघर्ष के मामले में संघ का कानून लागू होगा। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से हमारी जो रहेगी इसकी, ये करेक्ट है, पहली बात एकदम सही है, राइट। दूसरी बात, समवर्ती सूची अमेरिकी संविधान से क्या उधार ली गई थी। सेकंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो समवर्ती सूची है इसकी उदाहरणा ऑस्ट्रेलियाई संविधान से उधार ली गई थी, ना कि यहाँ पर अमेरिकी संविधान से, तो गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है। 100 का आंसर क्या हो जाएगा, ए, या एक यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से संवैधानिक हमारे जो प्रावधान है उसको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, ठीक है। व्यवस्थित करते हैं, इसको देखते हैं। यहाँ से पहला हो जाएगा हमारा, पहला क्या होगा, मौलिक कर्तव्यों का समावेश। तीसरा नंबर, मौलिक कर्तव्यों का समावेश 42वें संविधान संशोधन नियम 1976 में 51A में डाला गया था, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ये बात आप लिख सकते हो, ठीक है। तीसरी बात के बाद क्या होगा, आएगी चौथी बात, मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति का अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति का अधिकार का उन्मूलन, ये 44वें संविधान संशोधन था, अधिनियम 1978 है, उसके संपत्ति के अधिकार को भाग 3 में यहाँ पर 301 में स्थानांतरित कर दिया गया था। 3 के बाद 4 हो गया, ठीक है। ये सब बात आप लिखते जाओ जो मैं बताता जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा हमारा यहाँ से दल बदल विरोधी कानून, ठीक है। दल बदल विरोधी कानून हमारा होगा यहाँ से हाँ, 1 नंबर दल बदल विरोधी कानून जो हमारा है ये 52वें संविधान संशोधन 1985, और उसके बाद आपका आएगा पंचायती राज जो प्रणाली थी, ये 73वां संविधान संशोधन। तो यहाँ से दल बदल, ये जो आपका पंचायती राज है ये इधर हो गया था 101 का। तो अच्छा, दूसरा नंबर जो था पंचायती राज, ये आपका आएगा कब, 1992 में, सबसे लास्ट में यही है, ठीक है। 1985 आपका दल बदल हो गया। तो
3-4-1-2 हमारा आंसर यहाँ से होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 3-4-1-2, तो आंसर हो जाएगा ए यहाँ से करेक्ट है 101 का। ठीक है, 102 नंबर देखते हैं। भारत में न्यायाधिकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इनका उल्लेख संविधान के भाग ये 10 और 14 भाग 14A में यहाँ पर उल्लिखित किया गया है या निहित है इसमें। ठीक है, पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, आगे 314 मतलब जो हमारा 314 बोलो, यहाँ पर भाग जो 14A है उसमें 323A आर्टिकल से लेकर 323B ये दोनों आर्टिकल, ठीक है, यहाँ पर प्रशासनिक और यहाँ पर न्यायाधिकरण की समीक्षा के लिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 में जोड़े गए थे। ये पूरी बात आपको याद रखनी है, पहली बात सही है। दूसरी, केंद्रीय प्रशासनिक हमारे प्राधिकरण होते हैं कैट, इसकी स्थापना अनुच्छेद 323(1) के तहत पर की गई थी। पहली बात यहाँ से करेक्ट, मैंने आपको बताया 323A 323(1) के तहत पर की गई थी। राष्ट्रीय हरित जो अधिकरण होता है जिसको बोलते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसके एक संवैधानिक निकाय है। तीसरा क्या है? तीसरा हमारा यहाँ से इसका गलत है। अभी मैंने बताया था संवैधानिक क्या होता है और यहाँ पर वैधानिक या संविधिक क्या होता है। संवैधानिक वो होता है जिसमें आर्टिकल होता है, इसमें आर्टिकल नहीं था क्योंकि यहाँ पर ये स्थापित किया गया था 2010 का, जो यहाँ पर जो अधिनियम था उसके तहत किया गया था, तो यहाँ से गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है, 102 का आंसर हो जाएगा ए। 103, निम्नलिखित में से कौन भारत के मूल संविधान 1950 का हिस्सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 103 का यहाँ से। एक तो जाएगा उपराष्ट्रपति का कार्यालय और अगला हो जाएगा यहाँ से इसका सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ये हमारे क्या होंगे? भारत के मूल जो संविधान है उसका हिस्सा है। मौलिक कर्तव्य यहाँ पर नहीं थे और यहाँ पर अंतर्राज्यीय परिषद भी नहीं। ठीक है, तो आंसर हमारा 2 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 103 का बी। 104, निम्नलिखित में से व्यक्तियों पर विचार करना है। B.R. अम्बेडकर, एन गोपालस्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, K.M. मुंशी, इनमें से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य थे? आंसर हो जाएगा 104 का बी। 1 3 4 हमारे जो होंगे ये सब होंगे यहाँ पे इसके सदस्य। ठीक है, 1 3 4, 2 यहाँ से एन गोपाल स्वामी अयंगर, यहाँ पर ये नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पर जो हमारे एम या एन गोपाल स्वामी जो अयंगर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष या सदस्य नहीं थे, हालांकि वे अन्य प्रमुख संवैधानिक सदस्यों के बैच में सक्रिय थे, इसमें यहाँ पर नहीं थे। तो 1 3 4 करेक्ट आंसर है, तो आंसर हो जाएगा बी 104 का। 105, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना कौन सा सही होगा? ग्राम न्यायालय जो हमारा होता है सिविल और आपराधिक दोनों मामले की सुनवाई कर सकता है। क्या होगा? 105 का पहला करेक्ट होगा। ग्राम न्यायाधिकारी स्थानीय निकाय को अंशकालीन सदस्य होता है, इसका सेकंड बात गलत, क्योंकि यहाँ पर ग्राम न्यायाधिकारी होता है एक न्यायिक अधिकारी है जिसे उच्च न्यायालय के परामर्श से नियुक्त किया जाता है, अंशकालीन और स्थायी निकाय सदस्य नहीं होगा। ग्राम न्यायालयों से अपील सीधे उच्च न्यायालय में की जाती है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात हमारे यहाँ से करेक्ट है। चौथी, इन न्यायालयों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में त्वरित और सस्ता न्याय सुनिश्चित करना। चौथी बात क्या होगी? चौथी बात भी करेक्ट है। 1 3 4 सही है, तो 105 का आंसर हो जाएगा हमारा 1 3 4 डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। ठीक है, 105 का डी। 106 देखते हैं, 106 नंबर क्वेश्चन। संविधान के अनुच्छेद 323 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, जिसमें जिला न्यायाधीशों के संबंध में देखना है कौन सा सही होगा। पहली बात, उन्हें राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। पहली बात हमारे यहाँ से जो 233(1) के तहत राज्य के राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा, करेक्ट है। उनकी नियुक्ति राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से की जाती है। सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर इनकी जो नियुक्ति होती है राज्य लोक सेवा के परामर्श से नहीं, बल्कि यहाँ पर संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय से करेगा। राज्य लोक सेवा का कोई मतलब यहाँ पर नहीं है इसमें। परामर्श प्रक्रिया में उच्च न्यायालय अनिवार्य भूमिका निभाता है। तीसरी बात करेक्ट है। चौथी बात, पात्र होने के लिए किसी भी व्यक्ति के पास अधिवक्ता के रूप में कम से कम 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। यह बात हमारी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो 233 का आर्टिकल है उसमें 2 में बात बताई गई है। आंसर हो जाएगा 1 3 4, ए यहाँ से 06 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 107, लोकसभा में सीटों की संख्या के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर बताना कौन सा सही होगा। वर्तमान अधिकतम सीमा संविधान द्वारा तय की गई थी, यहाँ पर कभी यहाँ पर बदली नहीं गई थी। क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा इसका गलत है, क्योंकि यहाँ पर जिस संविधान द्वारा 552 सीटों की अधिकतम सीमा प्रदान की गई थी, लेकिन यहाँ पर समय के साथ साथ परिसीमन संशोधन के साथ यहाँ पर इसमें बदलाव किए गए। पहली बात गलत हो गई। राज्यों को सीटों के आवंटन जिनका वर्तमान जनसंख्या के आधार पर होता है। सेकंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना है, उसमें 42वां हमारा जो संविधान संशोधन 84वें जो संविधान संशोधन के अनुसार यहाँ पर आधारित था और 2026 में यहाँ पर तक स्थगित रहेगी। ठीक है, यहाँ पे बोला कि उनकी वर्तमान जनसंख्या के आधार पर होगा, तो गलत है। तीसरी बात, प्रत्येक जनगणना के बाद SC/ST के लिए आरक्षित सीटों की संख्या में संशोधन किया सकता है। तीसरी बात भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो SC/ST के आरक्षण पर जनसंख्या के आधार पर यहाँ पर प्रत्येक जनगणना के लिए आवास स्वचालित रूप से संशोधन नहीं होगा, इसके लिए यहाँ पर विधायी कार्रवाई की आवश्यकता पड़ती है। केंद्रीय जो हमारे शासित जो हमारे प्रदेश हैं उसके लिए लोकसभा सीटों की संख्या संसद
द्वारा बदली जा सकती है। ये बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर एक जो आर्टिकल 81 है, ठीक है, ये बताता है कि यहाँ पर जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है उसके अनुसार संसद के पास केंद्र शासित प्रदेशों की सीटें संख्या बदलने घटाने का यहाँ पर अधिकार होता है। आंसर हो जाएगा 107 का डी। आपसे बोलेगा कि संसद के पास सिर्फ बढ़ाने का अधिकार होता है, घटाने का नहीं। तो क्या बदलने का मतलब घटाना बढ़ाना दोनों आ जाएगा उसमें, ठीक है। तो डी हमारा 107 का करेक्ट आंसर है। 108 निम्नलिखित में से संविधान सभा के समक्ष रखा गया उद्देश्य प्रस्ताव क्या आधार बना था, ठीक है। आंसर हो जाएगा 108 के यहाँ से, जिसका आधार बना था संविधान की प्रस्तावना का। 108 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया गया था। इसने संप्रभुता, लोकतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समानता जैसे आधारभूत हमारे मूल्य को यहाँ पर निर्धारित किया, जिन्हें बाद में प्रस्तावना के रूप में यहाँ पर प्रतिबिंबित किया गया था। आंसर 108 का सी करेक्ट है। 109 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान थे। एक तो प्रांतीय स्वायत्तता, केंद्र में द्विसदनीय विधायिका और संघीय न्यायपालिका की स्थापना। मौलिक अधिकार यहाँ से इसमें नहीं था, ठीक है। मौलिक अधिकार को 1935 के अधिनियम में शामिल था, इनमें बाद में मतलब शामिल नहीं था, और उनमें 1950 के जो भारतीय संविधान संशोधन द्वारा इसे पेश किया गया था, ठीक है। 35 में यहाँ पर नहीं शामिल था, तो गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 3 सही है, तो ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। 110 संविधान सभा द्वारा राज्य समिति के अध्यक्ष कौन है, ठीक है। संविधान सभा के जो हमारे राज्य समिति के अध्यक्ष कौन थे, करेक्ट आंसर हो जाएगा 110 के आंसर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। आगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्हें भारत के लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता था, इस समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। 111 किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में भारतीय राज्यों को भाषाई पुनर्गठन किया गया था। आंसर हो जाएगा 111 के आंसर सी फजल अली आयोग, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 112 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग SC/ST के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा। देखते हैं 112 को। पहला, इसे 2003 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से अलग करके यहाँ पर बनाया गया था। पहली बात करेक्ट है। दूसरी बात, यह अनुच्छेद 338 के तहत एक संवैधानिक निकाय है। अभी मैंने क्या बताया था आपको, याद रखना है बात वो। सेकंड बात करेक्ट है। अगर बोलते हैं वैधानिक निकाय तो गलत हो, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल में तो संवैधानिक होगा, ठीक है। ये राज्यों को बाध्यकारी निर्देश जारी कर सकता है। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो NC/ST होता है, NC/ST जो होता है मतलब नेशनल हमारा जो शेड्यूल कास्ट एंड जो होता है, इसको लेकर के ये सलाहकार शक्तियाँ और संसूचित क्षेत्राधिकार होता है इसमें, लेकिन ये बाध्यकारी निर्देश जारी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये गलत होगा। आंसर 1 और 2 करेक्ट है, तो 112 का हो जाएगा बी। 1 और 2। 113 लोकपाल के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश के आधार पर किया जाती है, जिसमें निम्नलिखित में शामिल होते हैं कौन। इसमें शामिल होते हैं एक तो प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और उनके द्वारा नामित न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के विपक्ष के नेता। यहाँ पर भारत के उपराष्ट्रपति शामिल नहीं होता है, तो 113 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। उपराष्ट्रपति चयन का हिस्सा नहीं होता है, तो आंसर हमारा 1 2 3 4 ए सही है। क्वेश्चन नंबर 114 संविधान के लागू होने के बाद अनुच्छेद 11 के तहत नागरिकता के मामलों को विनियमित करने का अधिकार किसके पास होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह अधिकार होता है संघीय संसद के पास होगा, ठीक है। 115 संसदीय विशेषाधिकार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भी अनुच्छेद 105 के तहत संहिताबद्ध और सूचीबद्ध है, ठीक है। पहली बात क्या होगी, पहली बात हमारे यहाँ से 115 की जो रहेगी ये गलत है, ठीक है। पहली बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ से संविधान का अनुच्छेद 105 संसदीय विशेषाधिकार को मान्यता देता है, उन्हें संहिताबद्ध नहीं करता है। ब्रिटिश संसदीय सम्मेलनों के आधार पर ये विशेषाधिकार काफ़ी हद तक संहिताबद्ध है, ठीक है। पहली बात यहाँ से गलत हो जाएगी। दूसरी बात, विशेषाधिकार हनन के मामले में सदन ही एकमात्र न्यायाधीश होता है, ठीक है। सेकंड बात भी करेक्ट है। संसद सदस्य द्वारा विशेषाधिकार हनन के मामले में नागरिक सीधे अदालत जा सकता है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर न्यायालय आमतौर पर विशेषाधिकार के उल्लंघन के लिए संबंधित मामले पर विचार नहीं करता है, जब तक कि मौलिक अधिकार को यहाँ पर घोर उल्लंघन या अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण ना हो। कोई विशेषाधिकार जो नागरिक होता है उसके उल्लंघन के लिए सीधे अदालत नहीं जा सकेगा, तो गलत होगा। ओनली 2 करेक्ट है, आंसर हो जाएगा 115 का केवल, तो ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। 116 नंबर अभिकथन ए कारण आर 73वें संविधान संशोधन ने हर 5 साल में पंचायत चुनाव कराना अनिवार्य कर दिया है। पहली बात क्या होगी, पहली बात हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट है। संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों की स्थापना को अनिवार्य बनाता है, ये भी बात हमारी सही है। दोनों बातें सही हैं, और इसका जो स्पष्टीकरण है ये नहीं कर रहा है। बातें दोनों सही हैं, स्पष्टीकरण क्यों नहीं कर रहा है मैं बताता हूँ। यहाँ पर बात कर रहा था 73वें संविधान संशोधन की, यहाँ पर बात कर दी आर्टिकल 40 की, तो कहाँ से इसको एक दूसरे की व्याख्या करेगा।
व्याख्या एक दूसरे जब करता है जब ये बोलता है कि 73वें संविधान संशोधन में 5 साल के लिए यहाँ पर चुनाव कराना अनिवार्य कर दिया गया था और इसके तहत यहाँ पर चुनाव में ऐसे ऐसे यहाँ पर प्रक्रिया थी, इससे कुछ बताता तो ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर ला दिया उसने अनुच्छेद 40 को, तो बातें सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। क्वेश्चन 117, निम्नलिखित में से कौन 73वें संविधान संशोधन अधिनियम एक तहत यहाँ पर अनिवार्य प्रावधान नहीं बताता है? आंसर हो जाएगा 117 का ये पंचायतों की महिलाओं के लिए 50% तक आरक्षण ये अनिवार्य नहीं बताता, डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 118, भारत के विधि आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कथन पर बताने कौन सा कथन यहाँ से सही होगा? तो 118 का जो आंसर हो जाएगा पहला, यह अनुच्छेद 301 के तहत एक संवैधानिक निकाय है। पहला क्या होगा 118 का? यहाँ से गलत होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 301 के तहत यहाँ पर एक स्थापित जो संवैधानिक निकाय नहीं है और ये 301 के तहत स्थापित भी नहीं है, ठीक है, तो ये हमारे बात गलत हो जाएगी, ठीक है। इसकी सिफारिश सरकार पर बाध्यकारी होती है, सेकंड बात गलत, क्योंकि विधि आयोग की सिफारिश से बाध्यकारी नहीं है, ये प्रकृति में सलाहकार और जो न्यायकारी यहाँ पर होती है, ठीक है, सिफारिशों पर लागू नहीं की जाएंगी, तो गलत हो जाएगी। तीसरी बात, इसे समय समय पर केंद्रीय कानून मंत्रालय द्वारा पुनर्गठित किया जाता है, ये बात सही है, ओनली 3 करेक्ट है, आंसर सी यहाँ से सही हो जाएगा। 119, परिसीमन आयोग भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उसके द्वारा नियुक्त किया जाता है और इसके सहयोग से कार्य करता है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें आंसर हो जाएगा ये भारत के चुनाव आयोग होगा, ये इसके सहयोग से यहाँ पर काम करेगा, ठीक है, तो आंसर होगा 119 का ए करेक्ट आंसर है। 120, किस प्रकार कि आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार को स्वतः निलंबित हो सकते हैं? आंसर हो जाएगा 120 के यहाँ से सी, युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल। ये मैं ऊपर बता चुका हूँ स्टेटमेंट ऐसा वाला, ठीक है, याद रखना है 120 का सी। 121 नंबर, अनुच्छेद 200 और 201 के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। अनुच्छेद 200 राज्य विधानमंडल के विधेयकों पर राज्यपाल की सहमति से संबंधित होता है। पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। दूसरी बात, अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा आरक्षित विधेयक को सहमति रोकने के लिए अनुमति देता है, ये भी बात करेक्ट है, दोनों बात करेक्ट है। 121 का आंसर सी। 122, अनुच्छेद 124(4) के साथ अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से आधार हैं? देखो इसमें से जो आधार होंगे हमारे, एक तो हो जाएगा यहाँ से ये होना चाहिए सिद्ध जो हमारा दुर्व्यवहार है, आपको सिद्ध होना चाहिए कि यहाँ पर ये दुर्व्यवहार कर रहा था, और अक्षमता के आधार पर, है ना, यहाँ से ये सही हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या होगा? अक्षमता के आधार पर यहाँ पर हटा सकता है और यहाँ पर सिद्ध जो दुर्व्यवहार है उसके आधार पर यहाँ पर हटा जा सकता है, ठीक है। और राजनीतिक पूर्वाग्रह और अक्षमता है उसके शब्दों को यहाँ पर आधार नहीं बताया गया इसमें, राइट। तो यहाँ पर देखो यहाँ से जो हमारा स्टेटमेंट रहेगा 122 का ए, पहली बात यहाँ से करेक्ट है, दूसरी बात दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है, आंसर हमारा क्या होगा? ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अक्षमता 2 बार दे रखा है, कुछ मिसप्रिंट हुआ है। हाँ यहाँ पर देखो, यहाँ इंग्लिश में देखो लिखा हुआ है, यहाँ पर 22 है ना, इसमें देखो इसका जो हमारा है इनकैपेसिटी और यहाँ पर इनकम्पिटेंसी बोला है, ठीक है। तो यहाँ से देखो दोनों की बातें अलग हैं, तो इस वजह से सी वाला स्टेटमेंट अक्षमता नहीं होगा, कुछ और यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, याद रखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 122 का ए यहाँ से करेक्ट है। 123 नंबर देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद, वो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो जो लिखा है ना, इंग्लिश में आप एक बार ट्रांसलेट करके देख लोगे तो वही इसका आंसर होगा जो लिखा हुआ है, राइट। बाकी यहाँ पर जो स्टेटमेंट है इसका वो सही लिखा हुआ है। 123 नंबर है, संविधान के अनुच्छेद 32 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, देखो अगर कोई भी डाउट आपको क्वेश्चन में रहता है हिंदी में तो एक बार इंग्लिश वर्जन यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा इंग्लिश में भी ध्यान दे दोगे तो क्लियर हो जाएगा वो, ठीक है। अनुच्छेद 32 के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? स्टेटमेंट पहला है यहाँ से, ये केवल निजी कार्रवाई के विरुद्ध यहाँ पर उपलब्ध है और निजी कार्रवाई के विरुद्ध नहीं है। तो पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है, पहली बात सही है। दूसरी बात, ये उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी यहाँ से सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये केवल राज्य को जो साधन होते हैं उसके द्वारा उल्लंघन के मामले में लागू होता है और निजी व्यक्तियों के द्वारा यहाँ पर नहीं, जब तक कि राज्य कार्रवाई के अप्रत्यक्ष में रूप में शामिल ना हो, ठीक है। तो यहाँ से ये उच्च न्यायालय को जारी करने का अधिकार नहीं देता, उच्च न्यायालय को देगा 226, ये गलत हो जाएगा। इसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का जो उसे हृदय अत्यात्म माना है, ठीक है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी, ठीक है, संविधान की आत्मा माना है, तो यहाँ से 13 करेक्ट है, आंसर ए यहाँ से 123 का सही हो जाएगा। 124, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संदर्भ में कानून की उचित प्रक्रिया के बारे में सही बात बताता है? आंसर हो जाएगा 124 का यहाँ से ए, यह अदालतों को निष्पक्षता, न्याय, तर्कसंगत के आधार पर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले जो किसी भी कानून है उसको रद्द करने की अनुमति देता है। ये यहाँ से 124 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 125 नंबर,
अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात यहाँ से सही है, बताना है। पहली बात यहाँ से, संसद राज परामर्श के बिना संशोधन प्रक्रिया शुरू कर सकता है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। असहमति के मामले में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान होता है, ठीक है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो सामान्य कानून में विपरीत संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो पहली बात सही है, दूसरी गलत हो गई। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति नहीं दे सकते हैं, एकदम करेक्ट है, क्योंकि राष्ट्रपति यहाँ पर जो एक बार जब कोई संविधान संशोधन विधेयक आवश्यक बहुमत से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 368(2) के तहत समिति में सहमति देने के लिए यहाँ पर बाध्य होता है। उसको बाद मतलब समिति वो जो अनुमति उसको देनी पड़ेगी, ठीक है, जिससे यह अनिवार्य हो जाता है, राइट, बात होता है राष्ट्रपति। 13 करेक्ट है, आंसर पूछा है तो सी। 126 निम्नलिखित में से कौन संसदीय विशेषाधिकारों और मौलिक अधिकारों के बीच के अंतर को सही ढंग से वर्णित करता है। आंसर हो जाएगा 126 का हमारा, एक तो मौलिक अधिकारों को न्यायालय में लागू करने योग्य जो संसदीय विशेषाधिकार है यह नहीं होना चाहिए, और विशेष अधिकार कुछ स्थितियों में मौलिक अधिकारों को लेकर ओवरराइड कर सकते हैं। तो हमारा क्या होगा, ये संसदीय विशेष अधिकार को मौलिक अधिकार के बीच अंतर को सही ढंग से वर्णित कर सकते हैं। तो 126 का ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। 127 नंबर, संरक्षित जो हमारे वन है और बफर जोन में पर्यटक क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश द्वारा शुरू की गई इको टूरिज्म पहल का क्या नाम है। आंसर हो जाएगा 127 का, ये नाम है इसका बफर में सफर योजना, ये इसका नाम है, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश विभाग द्वारा 2023 में बफर सफर योजना शुरू की गई थी, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, अभी न्यूज़ में थी इस वजह से यहाँ पर आई है। 28 है, निम्नलिखित में से किस संस्थान का मुख्यालय उत्तर प्रदेश में लखनऊ में स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में जो यहाँ पर स्थित है मुख्यालय, ये हो जाएगा एक तो केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधा संस्थान, एक ही हो जाएगा। दूसरा राष्ट्रीय प्रयोगशाला पशु केंद्र, ठीक है, और चौथा भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय फैशन और यहाँ पर प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट यहाँ पर नहीं स्थित है, ठीक है। तो निफ्ट कहाँ स्थित है, निफ्ट हमारा स्थित है नई दिल्ली में, ठीक है। 1, 2, 4 करेक्ट आंसर है, सी 128 का करेक्ट आंसर है। 129 उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 अभी जो बजट हुआ था 25-26 का, उसमें पिछले वित्तीय वर्ष के बजट की तुलना में कितने % की वृद्धि देखी गई है। आंसर हो जाएगा 129 का सी 9.8% की, ठीक है। ये जो वृद्धि है बुनियादी ढांचे, विकास, युवा कल्याण, ग्रामीण रोजगार और शहरी आधुनिकीकरण पर सरकार फोकस करेगी इस पर। 130 नंबर क्वेश्चन, 130 नंबर, निम्नलिखित शहरों पर उनकी जो संबंधित उल्लेखनीय विशेषता उस पर आप मैच करना है। मैच करते हैं, देखते हैं 130 को। यहाँ से देखो चंदौली एक हो जाएगा आपका, यहाँ से चावल का आटा कटोरा, ठीक है, सही है। फिरोजाबाद आपका चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो फिरोजाबाद किधर होगा, हाँ ये 1 चूड़ियों के लिए। हमीरपुर किधर है, हमीरपुर आपका चौथा आपका लाल रेत की भूमि के लिए, और कन्नौज आपका जो सुगंध का इत्र इसके लिए प्रसिद्ध। तो आंसर हो जाएगा 130 का ए करेक्ट आंसर है। 131 उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग UPERC की स्थापना किस वर्ष हुई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा 131 का आंसर सी 1999। 132 निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख शहर राप्ती नदी के तट पर स्थित नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 132 का यहाँ से डी, इसमें से कौन सा नहीं स्थित है। एक तो 2, 3, 4 है ना, ये हमारे नहीं स्थित है, 2, 3, 4 राप्ती नदी के तट पर नहीं स्थित है। ये सुल्तानपुर, गोंडा, कन्नौज नहीं स्थित है, तो गोरखपुर स्थित हो जाएगा यहाँ से, है ना। 132 का जो आंसर हो जाएगा हमारा डी, राप्ती घाघरा की एक सहायक नदी है जो मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश के विशेष रूप से गोरखपुर से होकर बहती है और इसके तट पर स्थित है, ये करेक्ट है, ठीक है। सुल्तानपुर, गोंडा, कन्नौज ये हमारे राप्ती मार्ग पर सीधे स्थित नहीं है, ठीक है, तो गलत हो जाएंगे। सुल्तानपुर गोमती नदी है ना वहाँ पे, और गोंडा घाघरा करीब, और यहाँ पर कन्नौज गंगा के करीब यहाँ पर स्थित। तो ये सब याद रखनी। आंसर यहाँ से केवल 132 का एक करेक्ट है, सॉरी 132 का कौन सा करेक्ट था, डी, मतलब पूछा कि कौन सा यहाँ से नहीं है स्थित, है ना, तो यहाँ से डी स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट ध्यान से देखना है कि क्या पूछ रहा है ना, क्या सही पूछ रहा है क्या गलत पूछ रहा है, ध्यान से मारना, ठीक। 133 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। आंसर हो जाएगा 133 का सी लखीमपुर खीरी, ठीक है। सूची को सूची 2 को फिर से मैच करना है, मैच करते हैं 34 को, देखते हैं। शहीद चंद्रशेखर आजाद नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पर है, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा उन्नाव, ठीक है। लाख बहोसी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, लाख बहोसी जो पक्षी अभ्यारण्य है कन्नौज जिले के स्थित है, ये भारत के सबसे बड़े पक्षी अभ्यारण्य में से एक माना जाता है, ठीक है। तो बी का 2 हो जाएगा यहाँ से। और देखते हैं सी
पार्वती अर्का पक्षीगण, पार्वती अर्का पक्षीगण गोंडा में स्थित है, जो प्रवासी निवासी दोनों के लिए पर पक्षियों के लिए जाना जाता है, तो इसमें हो जाएगा। बखीरा पक्षीगण की तरह, बखीरा आपका अभ्यारण्य जो है बस्ती के पास संत कबीरनगर में और पूर्वी यूपी में सबसे बड़ा प्राकृतिक बाग जो बाढ़ क्षेत्र भी यहाँ पर देखा जाता है। आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ से मैच करेंगे तो 134 का ये एक हो गया, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 134 का। 135 उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 135 का यहाँ से। एक तो शीतला जल विद्युत परियोजना, ठीक है, और तीसरा राजघाट जल विद्युत परियोजना। तो दो यहाँ से इसके उत्तर प्रदेश में जल विद्युत परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है। 1 और 3 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से किससे होकर रक्षा गलियारा गुजरता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 136 का यहाँ से सी। यहाँ से एक तो कानपुर, चित्रकूट और झांसी, गाजियाबाद से यहाँ पर नहीं गुजरता है, यहाँ से गलत हो जाएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश का जो रक्षा हमारा जो औद्योगिक गलियारा है यूपीडीआईसी उत्तर प्रदेश में जो स्वदेशी रक्षा जो विनिर्माण उसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर प्रमुख पहल था। इस गलियारे में 6 अनुसूचित नोड है हमारे, अलीगढ़ हो जाएगा, आगरा, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ, ठीक है, 3 2 5 अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ, अलीगढ़, झांसी, चित्रकूट, आगरा और लखनऊ, ठीक है। तो यहाँ से टोटल कितने 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 है लेकिन यहाँ पे तो 5 ही हो रहे ना, काउंट करते हैं फिर से। आगरा, अलीगढ़, झांसी, चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ, अब 6 हुए, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 136 का सी। सी मतलब 1 2 3 यहाँ से इसमें ये हो गए, बाकी गाजियाबाद हटा के और 3 आप इसमें ऐड कर सकते हो जो मैंने आपको बताया वो। 137 धनौरी वेटलैंड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है, ठीक है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। इसे हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा रामसर साइट यहाँ पर घोषित किया गया था। सेकंड बात क्या है? सेकंड बात यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी, ठीक है। अभी तक इसे आधिकारिक तौर पर रामसर साइट के रूप में घोषित नहीं किया गया, राइट, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। ये सर्दियों के दौरान प्रवासी पक्षी जल पक्षियों में इसे एक बड़ी आबादी का समर्थन करने के लिए जाना जाता है। तीसरी बात करेक्ट है। चौथी, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी, नेशनल जो हमारा ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसके बारे में ऊपर बताया था मैंने, ठीक है। इसे वेटलैंड के रूप में सूचित करने के संबंध में हस्तक्षेप किया था, ये भी करेक्ट है। आंसर 4 करेक्ट है, 1 करेक्ट है और 3 करेक्ट है। 137 का ए यहाँ से आंसर हो जाएगा। अगर आपको पता होता 2 गलत है तो शायद यहाँ से आंसर आ जाता, देखते हैं। अगर पता था मुझे 2 गलत है तो आंसर आता, यहाँ ये कटता ये कटता ये कटता, हाँ आंसर यहाँ से आ जाता। अगर एक स्टेटमेंट आपको 2 पता होता तो यहाँ से कर सकते थे क्वेश्चन को। क्वेश्चन 138 नंबर है 138 नंबर है 2025 में म्यांमार भूकंप के जवाब में शुरू किए गए भारत के आपदा राहत अभियान का नाम क्या था? 138 का आंसर हो जाएगा यहाँ से सी, ऑपरेशन ब्रह्मा, ठीक है। आगे देखते हैं। 139 नंबर है किस भारतीय शहर ने 42 वर्षों के बाद 2025 में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA की वार्षिक बैठक के आयोजन की मेजबानी की थी? आंसर हो जाएगा 139 का सी, नई दिल्ली, राइट। मानकीकृत वर्षा सूचकांक SPI किसके द्वारा पर प्रकाशित किया था? इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 140 का आंसर हो जाएगा ये भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD, और बहुत ज़्यादा IMD न्यूज़ में भी चल रहा है, इस वजह से करंट का क्वेश्चन यहाँ से डाला गया है, ठीक है, याद रखना है। 141 स्वास्तिक SVASTI के पहल को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नोडल निकाय होगा? आंसर हो जाएगा 141 का बी स्टेटमेंट CSIR, राष्ट्रीय विज्ञान संचार और जो नीति अनुसंधान संस्थान है ये, ठीक है। नीति आयोग मत मार देना, नीति आयोग यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। 142 क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं दिखता है ना तो हम लोग सीधा नीति आयोग मारते हैं, हाँ नीति आयोग से होगा ऐसा, लेकिन नीति आयोग यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं, मतलब स्टेटमेंट में गलत होगा ऊपर वाले में। 142 निम्नलिखित में से कौन सा कथन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई SPI CED योजना का सबसे अच्छा वर्णन करता है? 142 का आंसर हो जाएगा यहाँ से निर्यात विकास के लिए प्रगतिशील अभिनव और यहाँ पर सहयोगी हस्तक्षेप के माध्यम से मसाला क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ाने की पहल है, ठीक है। तो 142 का हमारा बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत मसाला बोर्ड द्वारा 2024-25 में शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, याद रखना है। आपसे बोलेगा ये स्टेट गवर्नमेंट द्वारा भी यहाँ पर मतलब स्टार्ट किया गया तो ऐसा कुछ बोलेगा तो आपको याद रखना है केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है, ठीक है। ये पूर्वोत्तर में जो हमारे जनजातीय क्षेत्रों से मसाला विविधीकरण की क्षमता को यहाँ पर जो विकसित करने के लिए पर लक्षित किया जाएगा। आगे देखते हैं 143 नंबर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में इसरो के लिए तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना के पर मंजूरी दे दी। ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा 143 का बी, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, ठीक है। 44 विलो चिप एक अगली पीढ़ी का क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है जिसके द्वारा ये किसके द्वारा विकसित की गई है? आंसर हो जाएगा 144 का सी, गूगल के द्वारा, ठीक है। विलो चिप क्वांटम कंप्यूटिंग गूगल में नवीनतम सफलता का हिस्सा है।
जिसकी घोषणा 2024 में की गई है। ये एक अगली पीढ़ी के सुपर कंडक्टिंग जो हमारा क्वांटम प्रोसेसर है उसका परिशोधित करेगा, जिसे त्रुटि और आधार पर सुधार को लेकर के क्यूबिट प्रदर्शन में सुधार करने के डिजाइन किया गया है। 145 वित्त वर्ष 2024 के लिए आरबीआई सरप्लस ट्रांसफर के बारे में आपको विचार करना है, कौन सा सही होगा। देखते हैं पहली बात, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने सरकार को 86,416 416 करोड़ का यहाँ पर अधिशेष हस्ताक्षरित किया था। पहले क्या होगा, पहली बात यहाँ से 145 की जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2.11 लाख करोड़ का यहाँ पर रिकॉर्ड दिया था, है ना, 2.1 लाख करोड़, यहाँ पर 86,000 नहीं, गलत हो गया। वित्त वर्ष 24 के लिए पर अधिशेष हस्तांतरण 2.1 लाख करोड़ अब तक का सबसे अधिक था, करेक्ट है। अधिशेष हस्तांतरण पिछले वर्ष में हस्तांतरण से कम था। तीसरी बात यहाँ से जो है ये गलत होगी, क्योंकि इससे अधिक था। आरबीआई ने वित्त वर्ष 24 में सरकार का कोई भी अधिशेष हस्तांतरित करने का निर्णय नहीं लिया, ये भी हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो अधिशेष केंद्र और जो हमारे राजकोषीय थे उसकी गुंजाइश करता है, और यहाँ पर खासकर आम चुनाव से पहले, तो यहाँ से भी और इसका निर्णय लिया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। आंसर हमारा जो सही पूछा है तो सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, बी नंबर। 146 हाल ही में खबरों में रही मिबोर दर किससे संबंधित है। मिबोर दर संबंधित है 146 का बी, मुंबई बाजार में अंतर बैंक ऋण दर से, ठीक है, तो 146 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 147 नेट जीरो बैंकिंग अलायंस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से, यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम वित्त पहल का एक समर्थित वैश्विक पहल होगी। पहली बात क्या होगी, पहली बात करेक्ट है। दूसरी बात, इसी क्लास को फाइनेंशियल अलायंस फॉर नेट जीरो उसके द्वारा एक हिस्सा होगा। सेकंड बात करेक्ट है। ये गोल्डमैन सेक्स और यहाँ पर जेपी मॉर्गन चेम्स जैसे यहाँ पर प्रमुख बैंक सक्रिय रूप में नेतृत्व करेंगे। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात से गलत, क्योंकि यहाँ पर ये जबकि गोल्डमैन सेक्स और यहाँ पर जेपी मॉर्गन ने शुरू में NZBA के सदस्य थे, वे गठबंधन से हट गए थे, यहाँ से गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है। 147 का आंसर ये सही हो जाएगा। 48 डिंगा डिंगा रोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहली बात देखते हैं, ये भारत में पाया जाने वाला एक जीवाणु रोग होता है, ठीक है। पहला बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये जो रोग है ये मुख्य रूप से महिलाओं और लड़कियों को यहाँ पर प्रभावित करेगा, ठीक है। ये रोग एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करेगा जहाँ अनाच्छादित हमारी शारीरिक जो गतिविधियाँ होती हैं वो होती हैं, ठीक है। ये कुछ क्षेत्रों में देखा गया, अक्सर यहाँ पर जो मानदेही क्या प्रकार है बड़े पैमाने पर जो बीमारी को यहाँ पर देखी गई थी, ठीक है। तो यहाँ से एक जीवाणु रोग तो गलत हो जाएगा, ये नहीं है। ये अनियंत्रित शारीरिक गतिविधियों के कारण पर बनता ज़्यादातर महिला और लड़कियों को प्रभावित करता है, मैंने आपको बताया, करेक्ट है। ये यूरोप में बड़े पैमाने पर मौतों का कारण बनने का एक घातक बीमारी है, ठीक है, ये गलत है, राइट। अगला, ये दक्षिण अमेरिका में जल प्रदूषण कारण होता है, ये भी यहाँ पर गलत है, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है। तो सिर्फ हमारा जो आंसर होगा बी यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट आंसर है। डिंगा डिंगा रोग है, इसके बारे में बता सकते हो किसके द्वारा होता है, ये, राइट। आगे क्वेश्चन है 149, हाल ही में खबरों में रहा टॉयलर पुरस्कार को विश्व स्तर पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए जाना जाता है। आंसर हो जाएगा 149 का ए, जलवायु और पारिस्थितिक संरक्षण के लिए, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये व्यक्तियों और संस्थानों को उसके उत्कृष्ट योगदान के लिए पर सम्मानित करता है, जैसे कि पर्यावरण और विज्ञान और नीति के लेकर, ठीक है, संरक्षण प्रयास को लेकर के, सतत ऊर्जा और यहाँ पर जो समाधान है उसको लेकर के, और ये स्वास्थ्य और जैव विविधता संरक्षण है उसको लेकर के, ठीक है। तो बातें याद रखनी है। लास्ट क्वेश्चन है 150 नंबर, देखते हैं, कौन सा देश दुनिया का पहला वाणिज्यिक थोरियम आधारित पिघला हुआ नमक परमाणु ऊर्जा संयंत्र बना रहा है, जिसका संचालन 2030 में शुरू होने वाला है। आंसर हो जाएगा 150 का आंसर सी, चाइना, इसका करेक्ट आंसर होगा सी, राइट। तो इस टाइप से देखो जो यहाँ पर नेक्स्ट IAS था, ठीक है, पहली बार इन्होंने UPPCS का टेस्ट लॉन्च किया, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर उन्होंने फ्रेम किए हैं, ठीक है। तो क्या करना है आपको, यहाँ से पहला पेपर का जो पार्ट 1 था मैंने आपको डिस्कस कर दिया, पार्ट 2 भी मैंने आज यहाँ से डिस्कस कर दिया, ठीक है। और जो भी यहाँ पर कोचिंग का टेस्ट आएंगे और भी मैं आपको जल्दी से जल्दी यहाँ पर पूरे टेस्ट कराता रहूँगा, राइट। साथ में आपको क्या करना है, जो आपको यहाँ से क्वेश्चन डाउट हुए थे, ठीक है, वो टॉपिक आपको जाकर अच्छे से कवर करना है, क्योंकि आपके पास अभी टाइम बहुत है, ठीक है। वो टॉपिक को आप अच्छे से कवर करो, राइट। और यहाँ पर जो टेस्ट है वो टेस्ट को सॉल्व करते रहो, प्लस करंट अफेयर्स भी आपको डेली पढ़ते रहना है। साथ में एक बात और बताना है कि यहाँ पर जो UPPCS है इसका मैं मेंटरशिप की डेली टॉपिक देता हूँ टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पर डेली आपको 8 से 8:30 से 9 बजे के बीच में आपको टॉपिक मिलेंगे। वो टॉपिक को आपको पूरे दिन के हिसाब से आपको पढ़ना है, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, प्लस आपको टेस्ट पेपर जो है ये डेली आपको एक सॉल्व करना है, राइट। बाकी उसको लेकर कोई डाउट रहेगा तो आप नीचे कमेंट में या टेलीग्राम पर भी जाकर जुड़ करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ इतनी फॉलो करना है और यहाँ से
जो भी है मैं आपको बताता रहता हूँ क्या क्या आगे यूपीपीसीएस के लिए करना है, ठीक है। और अभी यूपीएससी के लिए भी स्टार्ट करने वाला हूँ, 10 तारीख से सोच रहा हूँ स्टार्ट करने के लिए, मेंटरशिप का जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट वो, ठीक है। तो एंड करते हैं इसको यहाँ से। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।